हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है तमाचा आत्मसम्मान का। रूपा, कहाँ गई तुम? इधर आओ। क्या है ये? तुम अभी अपने घर वालों को बुलाओ और बोलो कि वो आकर तुम्हें ले जाए यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ एक दिन भी रहने नहीं दे सकता। बोलो, किस किस लड़की के साथ संबंध थे तुम्हारे? तुम कितनों के साथ गुल खिला चुकी हो अब तक? क्यों तेरे बाप ने हमसे झूठ बोलकर शादी करवाई? आज बुलाओ अपने घर वालों को और फैसला करवाओ। मैं तुमको अब अपनी पत्नी नहीं मान सकता। चेतन चिल्लाए जा रहा था। रूपा चुपचाप खड़ी थी। पता नहीं कैसे चेतन के हाथ रूपा को लिखा मयंक का पत्र लग गया था। रूपा उसे समझाते हुए बोली, देखो चेतन, हम आपस में बैठकर बात कर सकते हैं और ये पत्र तो बहुत पुराना है। हमारी शादी हो चुकी है और मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। मैं कैसे मान लूँ इतने सालों के बाद सब भूल चुकी हो तुम? अगर भूल गई होती तो ये लव लेटर यहाँ नहीं पड़ा होता, किसी कूड़ेदान में होता। अब ये बताओ कि हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं और एक साल के दरमियान कितनी बार गई हो उस मयंक के पास? कितनी बार? चेतन ने चिल्लाते हुए पूछा। तुम समझने की कोशिश करो चेतन। तभी चेतन बात काटते हुए चिल्लाया, क्या समझने की कोशिश करूं मैं? ये लव लेटर, ये गिफ्ट। थोड़ी देर चुप रहने के बाद, फंस गए यार इसके चक्कर में। और तेरा बाप तो सबसे बड़ा कमीना है। साला सब झूठ बोल के हमारी शादी करवा दी। मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई यार। वो सर पकड़ के बैठ गया। रूपा से कुछ नहीं कहा जा सका, बस आंखों में आंसू आ गए। कैसे चेतन से कहे कि हाँ, प्यार करती थी वो मयंक से, लेकिन उनकी शादी के लिए उनके घर वाले तैयार ना थे और उसकी शादी चेतन से हो गई। लेकिन चेतन ने उसे इतना खुश रखा को वो मयंक को भूल चुकी थी, आगे बढ़ गई थी ज़िंदगी में। शादी के बाद मयंक से मिलना तो दूर, बात भी नहीं हुई थी उससे। आखिर दोनों ने मिलकर फैसला जो किया था कि ज़िंदगी में कभी दूसरे के लिए मुसीबत नहीं बनेंगे। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे और दोनों के बीच कांटेक्ट भी नहीं रहेगा। शुरुआत में तो थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन रूपा ने सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई समझी और चेतन को अपना सब कुछ मानकर ज़िंदगी को जीने लगी। अब न जाने ये मयंक को जिन पर कहाँ से निकल आया। शायद कुछ लेटर थे जो उसके अलमारी में किसी किताब के बीच पड़े हुए थे। उन्हीं लेटर में उन गिफ्ट्स का जिक्र था। शायद कुछ खोज रहा था चेतन, तभी ये किताब उसके हाथ लगी और ये सीन बन गया घर का। रूपा ने चेतन को समझने का प्रयत्न किया, पर चेतन को समझने को राजी न था। उसने अपने घर में माँ पापा को भी ये बातें बता दी और अपने ससुराल में भी हंगामा मचा दिया। चेतन कितना कुछ सोचा था अपनी शादी की पहली सालगिरह को खुशनुमा बनाने के लिए। दोनों तैयार हो रहे थे आउटिंग और लंच ड्राइव के लिए, लेकिन सब तैयारियां, योजनाएं और सपनों पर पानी फिर गया। चेतन ने आनन फानन में पंचायती भी बुलवा ली, जिसमें अपने घर के लोगों के अलावा ससुराल के लोग भी थे, और उसमें रूपा के मोबाइल से मयंक को भी बुलवाया था। एक बड़े होटल में बैठक हो रही थी। बहस, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। चेतन और उसके घरवाले रूपा और उसके घरवाले पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे थे, तो वहीं रूपा के घरवाले रूपा के ऊपर प्रताड़ना का केस बना रहे थे। हालांकि दोनों इस बात पर राजी थे कि शादी से पहले रूपा के संबंध मयंक से था, लेकिन रूपा के घर वाले जाति को लेकर शादी को मना कर दिए थे। रूपा की शादी चेतन से हुई। दोनों शादी से खुश थे, लेकिन शायद रूपा की पिछली ज़िंदगी उसे छोड़ने को तैयार न थी। बैठक में मयंक चुपचाप उनके बहस और झगड़े को सुन रहा था। सफ़ेद कमीज, काली पैंट के साथ काले रंग का सूट, ऊपर से काली बेल्ट, चमड़े के जूते, काली फीते की घड़ी और एक चश्मा। पहनावे से लग रहा था कि वो या तो अच्छी नौकरी करता है या फिर अच्छा बिजनेसमैन है। रूपा उसके तरफ एक बार देखी और फिर चुपचाप दोनों घरों के पंचायती को देखने सुनने लगी। मयंक ने भी उसकी ओर देखा, लेकिन कोई भाव नहीं थे उसके चेहरे पर। अब तक दोनों की नज़रें नहीं मिली थी। तभी चेतन मयंक की ओर देखते हुए उस पर तंज कसा। ये देखो जनाब, को लग रहा है जैसे खुद की शादी में आए हैं, सूट बूट में। इस ख्वाब में आए थे कि रूपा अब उनकी होने वाली है। चेतन के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कान थी। मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया। चेतन बोलता जा रहा था, रूपा जा, चली जाओ अपने आशिक की बाहों में। तभी रूपा के पापा ने आपत्ति जताई। ये क्या मजाक है चेतन बाबू? कोई अपनी पत्नी को ऐसे बोलता है क्या?
वो भी उसके पिता के सामने। तब तक चेतन के पिता ने कहा, गलत क्या बोल रहा है चेतन? सच कुछ ज़्यादा ही कड़वी लग रही है क्या समधी जी? रूपा की आंखें भर आ गई। वो कितनी बदनसीब थी कि उसके सामने उसके पिता की इज्जत तार तार हो रही है और वो कुछ कर नहीं पा रही है। कसूर तो उसका ही था। फिर चेतन मयंक की ओर थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, अबे सुन, ले जा अपनी इस अधूरी मोहब्बत को और आज के बाद मनोज चेहरा मत दिखाना, वरना गोली मार देंगे तुम दोनों को हम। वैसे भी तुमको आदत होगी झूठा खाने की, पर मुझे मेरे घर वालों ने कभी झूठा नहीं खिलाया। शायद तुम्हारे घर वालों ने खिलाया होगा। ले जाओ इस झूठे को। उसने रूपा की ओर इशारा किया। ये सुनते ही रूपा के पापा भड़क गए। चेतन बाबू, आप लिमिट को पार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आगे कुछ बोलने से पहले अंजाम सोच लीजिएगा। चेतन के पिता ने बात काटते हुए, क्या अंजाम? क्या कर लेंगे आप? धमकी दे रहे हैं हम लोगों को? तब तक चेतन चिल्लाया, आप चुप रहिए ससुर जी, मजाक बना दिया है मेरी ज़िंदगी को आप लोगों ने। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई ना आपकी वजह से। फिर मयंक की ओर देखते हुए, और इस जैसे कमीने को तो अरे अगर थोड़ी भी शर्म होती तो चुपचाप बैठा नहीं रहता। माँ बाप भी सोचते होंगे क्या नामर्द बच्चा जन्मा है। उन्होंने तड़ाक एक सन्नाटेदार थप्पड़ पूरे कमरे में गूंज उठा। मयंक ने इतनी फुर्ती से हाथ चलाया कि किसी को सोचने तक का मौका नहीं मिला। जब तक उसका दूसरा हाथ चेतन पर उठता, रूपा ने उसका हाथ पकड़ लिया। लाल लाल आंखें तरसते हुए उसने कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? अगर फिर से ऐसी जरूरत की ना मयंक, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम कभी मेरे दोस्त थे। मयंक ने चेतन को कहा, बहुत बहुत प्यार करते हैं हम रूपा से। आज ये तेरे खातिर मुझे भूल गई तो क्या? मैं तो नहीं भूल पाया ना। तुमने मुझे गाली दी, माफ़ किया। मेरे संस्कारों को गाली दी, माफ़ किया। लेकिन तुमने रूपा को गाली दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन ये बात तो तय है कि अगले बार से जब भी कभी तुम किसी नारी का अपमान करोगे, ये थप्पड़ और ये रूपा का हाथ तुम्हें ज़रूर याद आएगा। जिस नारी को तुम भरी सभा में अपमान कर रहे थे, उसी नारी ने तुम्हें बचाया, क्योंकि उसके लिए तुम पति नहीं सब कुछ हो। और रही बात झूठे खाने की, तो हाँ, मैंने झूठे खाए हैं अपने माँ बाप के, और इसका कोई दुख नहीं है मुझे। गर्व है, काश तुम भी झूठे खाए होते अपने माँ बाप के। तब शायद इतनी अकल ज़रूर होती कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है और नारी की इज्जत कैसे की जाती है। लगता है तेरे बाप ने भी कभी झूठा नहीं खाया। एक बात और, मुझे पता नहीं तुझे घमंड किस बात का है, लेकिन तेरा घमंड तो मेरे एक थप्पड़ ने ही तोड़ दिया। मेरे बारे में जानोगे तो पता नहीं तेरा क्या हश्र होगा। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये वाक़ तुझे हमेशा याद रहेगा कि किसी ने तेरा गुमान भरी सभा में एक थप्पड़ से तोड़ दिया, लेकिन उसी गुमान को किसी के हाथ ने बचा लिया। ये कहते हुए वह सर झुकाकर आंखों को पोंछते हुए कमरे से निकलने लगा। तभी अचानक सामने से वह वेटर से टकरा गया और ट्रे में रखा गिलास का पानी उसके ऊपर गिर गया। वेटर ने उसे देखा तो विस्मयपूर्वक कहा, सर आप? सलाम सर। उसने मयंक को सलामी ठोकी। सर सॉरी सर, सर आप पहले बता देते। मयंक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर चल दिया। सभी आश्चर्य से दोनों को देख रहे थे। पता चला कि इस होटल का मालिक मयंक है। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बाहर आए, नीचे देखा, मयंक एक काफ़ी महंगी गाड़ी के पास खड़ा था और दो लोग उसके सूट को खोलकर उसे दूसरा सूट पहना रहे थे। थोड़ी देर बाद मयंक अपनी कार में बैठकर चला गया। दिन बीता, समय बीता, महीना, साल बीत गया। सुबह के 9 बज चुके थे कि दरवाजे की घंटी बजी। मयंक अभी तक सो रहा था। कौन है यार इस टाइम? उसने नींद में गूंगते हुए कहा। आ रहा हूँ यार। उसने अपनी बात पूरी की और दरवाज़ा खोला। सर आपके लिए कुरियर है, डिलीवरी बॉय ने कहा। मयंक ने साइन कर उस सामान को लिया। खोला तो एक कार्ड था जिस पर लिखा था, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मेरे मिसबिहेवियर पर, और तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ सही राह दिखाने के लिए। मैं और मेरी बीबी रूपा हम बहुत खुश हैं। आज हम सेकंड एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। क्या तुम मेरे एनिवर्सरी पर आओगे? मयंक मुस्कुरा उठा और मन ही मन बोला, ओके। फिर वो उत्साह से दिन की शुरुआत करने चला गया। लगा जैसे सुबह तो आज ही हुई है इतने दिनों के बाद।